इस फिल्म की कहानी में एक लड़की होती है जो नॉवेल लिखने के लिए अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाती है ताकि वह अपना नॉवेल शांति भरे माहौल में लिख सके। इसलिए वह एक जंगल में घर किराए पर लेकर अकेली रहती है। इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर कुछ लोग उसके साथ में रेप करते हैं और बुरी तरह से उसे टॉर्चर करके अधमरा कर देते हैं। अधमरे हालत में भी वह उन लोगों से बचकर भागने में कामयाब हो जाती है और फिर शुरू होता है उसका खूनी बदला। वह उन लोगों को ठीक उसी तरह से तड़पा तड़पा कर मारती है जिस तरह से उन लोगों ने उसके साथ में किया था। उन लोगों ने उस लड़की के साथ में क्या क्या किया था और फिर उस लड़की ने उन लोगों के साथ किस अंदाज में खूनी बदला लिया, आइए देखते हैं इस फिल्म की कहानी में। इस फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर हिल्स है, जो पेशे से एक नॉवेलिस्ट है। नॉवेलिस्ट उन्हें कहते हैं जो उपन्यास या कहानियां लिखते हैं, यानी कि राइटर। वह अपना नॉवेल लिखने के लिए न्यूयॉर्क सिटी से लुइसियाना आती है क्योंकि उसे शांति चाहिए थी नॉवेल लिखने के लिए। लुइसियाना में वह एक ब्रोकर यानी दलाल से मिलती है जिसका नाम अल वुडसन है। उससे जेनिफर एक घर किराए पर लेती है जो कि काफी सुनसान जगह पर था क्योंकि उसके आसपास पूरा जंगल था। जेनिफर को ऐसे ही घर की तलाश थी। वह अल वुडसन से घर की चाबी लेकर निकलती है, पर थोड़ी देर में उसे समझ में आ जाता है कि वह रास्ता भटक गई है। वह गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर जाती है जहां उसकी मुलाकात 3 लोगों से होती है, जॉनी मिलर, स्टैनली और एंडी से। ये तीनों बंदे जेनिफर के साथ फ्लर्ट करते हैं और फिर जॉनी उसे सही रास्ता दिखाता है और थोड़ी देर में जेनिफर अपने नए घर में पहुंचती है। घर काफी अच्छा और शांत था। जेनिफर घर में अपना सामान सेट करती है और फिर नॉवेल लिखने के लिए बैठ जाती है। वो वहाँ काफी अच्छे से और शांति से रह रही थी। शाम को अपने दोस्त से बात कर रही थी, तभी उसे घर के बाहर स्टोर रूम से कुछ आवाजें आती है। वो वहाँ जाकर देखती है पर वहाँ कोई नहीं था। तब उसे समझ में आता है कि हवा के कारण वो दरवाजा बज रहा था। फिर वापस आके अपने जगह पर बैठ जाती है, पर गलती से उसके कपड़े पर ड्रिंक गिर जाती है। वो अपना ड्रेस धोने के लिए जाती है, तभी हम देखते हैं कि कोई छिपकर जेनिफर का वीडियो बना रहा है। सीन कट करके दिखाते हैं अगली सुबह जब जेनिफर जॉगिंग करके अपने घर वापस आ रही थी, तब उसे एक घर दिखाई देता है जो काफी टूटा फूटा था। जेनिफर उसको थोड़ी देर देखती है और फिर अपने घर वापस आ जाती है। घर पर वह देखती है बेसिन के नल से गंदा पानी आ रहा है, तब वह एक प्लम्बर मैथ्यू को बुलाकर उसे ठीक करवाती है। नल ठीक होते ही खुशी से वह मैथ्यू को किस करती है, फिर मैथ्यू वहां से चला जाता है। फिर हम जॉनी, एंडी और स्टैनली को देखते हैं जिसमें स्टैनली के हाथ में कैमरा है। दोस्तों अब आपको पता चली गया होगा कि जब जेनिफर अपना ड्रेस धो रही थी तब स्टैनली छुपकर उसका वीडियो बना रहा था। फिर स्टैनली जॉनी और एंडी को जेनिफर का वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ मैथ्यू भी आ जाता है जो इन्हीं का तीनों का दोस्त था। वह तीनों को बताता है कि जेनिफर ने उसे किस किया और काफी अच्छे से बात की। तब मैथ्यू के दोस्तों को लगता है जेनिफर घर में अकेली है, क्यों ना उसके इस अकेलेपन का फायदा उठाया जाए। तब यहीं से शुरू होता है एक खूनी खेल। रात को ये चारों लोग जेनिफर के घर के दरवाजे पर एक मरी हुई चिड़िया को फेंकते हैं। जब जेनिफर बाहर आती है तब स्टोर रूम का दरवाजा फिर से बजने लगता है और जब तक जेनिफर उस दरवाजे को बंद करती तब तक ये चारों उसके घर में घुस जाते हैं। जेनिफर जैसे ही घर में जाती है ये चारों ओर से उसे घेर लेते हैं। स्टैनली कंटिन्यू वीडियो बनाई ही जा रहा था। जॉनी जेनिफर से पूछता है तुम अकेली यहाँ क्यों आई हो? जेनिफर कहती है मैं यहाँ नॉवेल लिखने आई हूँ और मैं एक राइटर हूँ। फिर जॉनी उसे जबरदस्ती बियर पिलाता है और उस पर बेसबॉल बैट रखकर उसे उसके दांत दिखाने को कहता है। एंडी लगातार माचिस की तीलियां जलाकर जेनिफर पर फेंक रहा था। फिर जॉनी जेनिफर के दांतों को उखाड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद जेनिफर के मुंह में पिस्तौल डालकर हिलाने लगता है। इसी दौरान जेनिफर किसी तरह से उस घर से भागने में कामयाब हो जाती है और तभी वह जंगल में भागते भागते एक आदमी से टकरा जाती है। वह कहता है मैं शेरिफ स्कॉच हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ। जेनिफर सब बातें शेरिफ को बताते हुए कहती है पेट्रोल पंप वाले वो बंदे जॉनी, एंडी और स्टैनली उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। तब शेरिफ अल वुडसन को बोलता है तुम जाओ, मैं इसके साथ जाकर उन चारों को देखता हूँ। शेरिफ और जेनिफर घर वापस आ जाते हैं। तभी शेरिफ कॉल करके किसी को बुलाता है। इसके बाद शेरिफ भी जेनिफर को जगह जगह पर टच करने लगता है। फिर वो चारों लोग यानी कि जॉनी, एंडी, स्टैनली और मैथ्यू वहां आते हैं। शेरिफ भी शरीफ नहीं था, वह तो और एक नंबर का कमीना इंसान था। वह भी इन चारों से मिला हुआ था और उसने ही इन चारों को थोड़ी देर पहले कॉल करके बुलाया था। सब मिलकर गन पॉइंट पर रखकर जेनिफर को नीचे बिठाते हैं। सबसे पहले मैथ्यू जेनिफर का पूरी तरीके से रेप करता है।
और स्टैनली यह सब कुछ अपने कैमरे में शूट कर रहा था। फिर सब जेनिफर को जाने देते हैं। सीन कट करके दिखाते हैं बेचारी जेनिफर अकेले ही जंगल में नंगी जा रही होती है। तभी फिर से ये चारों जेनिफर को घेर लेते हैं। मैथ्यू को छोड़कर इस बार चारों बुरी तरीके से जेनिफर का रेप करते हैं। एंडी जेनिफर को पानी में डुबो कर उस पर जुल्म कर रहा था। इसके बाद जेनिफर एक पुल से इन चारों के सामने ही नदी में छलांग लगा देती है। इन चारों को लगता है कि वो मर गई होगी। यह सोचकर ये थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं। ये लोग सारे सबूत मिटा देते हैं। स्टैनली ने जो वीडियो शूट किया था उस कैसेट को भी तोड़ देते हैं। पर नदी में जेनिफर की बॉडी बहुत छानबीन करने के बाद भी कहीं पर नहीं मिलती, तो इन्हें थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं वो जिंदा तो नहीं। सब सबूत मिटाने के बाद शेरिफ अपने घर आता है और हम देखते हैं कि शेरिफ की बीवी प्रेग्नेंट है और उसकी एक बेटी भी है। घर में बीबी और एक बेटी का बाप होकर भी शेरिफ ने ये बेहुदा और घिनौना काम किया था। कई दिनों तक ढूंढने पर भी अभी तक जेनिफर की बॉडी का कोई पता नहीं चल पाया था। एक शाम अचानक मैथ्यू को ऐसा भ्रम होता है कि उसने जेनिफर का भूत देख लिया है और तभी मैथ्यू को कोई उठाकर लेकर जाता है। अगले दिन स्टैनली भाग कर आता है और कहता है उसने जो मेन रेप की रिकॉर्डिंग की थी उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया था और उसे कैमरा में छोड़ दिया था और अब कैमरा भी गायब है। यह सुनकर जॉनी और एंडी उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। जॉनी तो उसे पीटने ही लगता है क्योंकि वह एक सबूत था इन लोगों की काली करतूतों का। और अब कहानी एक भयानक मोड़ लेने वाली है दोस्तों, क्योंकि अब इन लोगों की शामत आने वाली है। अब इन लोगों के साथ भी वही सब कुछ होने वाला है जो इन्होंने जेनिफर के साथ किया था। पर ये सब करेगा कौन? अब तो जेनिफर मर चुकी है। दोस्तों ऐसा विचार आप सबके मन में आ रहा होगा, सब्र सब्र सब्र, तो सब्र करने वाला है इन सब के साथ में गेम आई? नहीं दोस्तों, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सब्र का फल बुरा होने वाला है। इन बुरे लोगों के साथ आप सबके साथ तो मजेदार होने वाला है। बस आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। उसी रात को कोई इनके घर के सामने एक मरी हुई चिड़िया को फेंकता है और फिर जेनिफर के एक स्लीपर जॉनी की तरफ फेंकी जाती है। अगले दिन शेरिफ के घर पर कोई एक टेप देकर जाता है और वह टेप उसी रेप की थी। जाहिर सी बात है ये सब जेनिफर ही कर रही थी और वो जिंदा थी। शेरिफ अब इन तीनों पर गुस्सा निकालता है और स्टैनली के मुंह में उस टेप को घुसा देता है। और अब इन सबको लगता है कि ये सब मैथ्यू कर रहा है क्योंकि उसे गिल्टी फील हुआ होगा क्योंकि जेनिफर ने उसे किस किया था और अच्छे से बात की थी। शेरिफ इन सबको बोलता है मैथ्यू को जल्द से जल्द ढूंढो। शेरिफ अल्वुडसन को भी मार देता है जिसने जेनिफर को घर किराए पर दिया था, क्योंकि इन पांचों के अलावा अल्वुडसन को ही पता था कि जेनिफर यहाँ पर आई हुई थी। इसमें अल्वुडसन का कोई दोष नहीं था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि जेनिफर के साथ में क्या क्या हुआ था। फिर भी बेचारा मारा जाता है। मैथ्यू जेनिफर के घर पर था और तब जेनिफर उसके गले में रस्सी कसकर उसे मारने लगती है, पर वह हर एक को तड़पाना चाहती थी, इसलिए वो मैथ्यू को सिर्फ बेहोश कर देती है। एंडी को एक म्यूजिक सुनाई देता है जब वह मैथ्यू को ढूंढ रहा था। एंडी और स्टैनली उस म्यूजिक की ओर बढ़ते हैं जहां वह टूटा फूटा घर था, जहां शुरुआत में जेनिफर एक बार आ चुकी थी। एंडी घर के अंदर जाता है और स्टैनली घर के पीछे की तरफ से जंगल में जाता है। तभी स्टैनली को जेनिफर दिखाई देती है और जैसे ही स्टैनली जेनिफर की तरफ बढ़ता है उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जो जेनिफर ने ही लगाया हुआ था। वह दर्द के मारे एंडी को बुलाता है। एंडी जब वहां आता है तो पीछे से एक बेसबॉल बैट मारकर जेनिफर एंडी को बेहोश कर देती है। यानी कि 5 लोगों में से 3 लोगों को जेनिफर ने बंदी बना लिया था। एंडी की जब आंख खुलती है तो उसे एक बाथटब पर बांधकर लिटाया गया था और नीचे से पानी भर रहा होता है। दूसरी तरफ स्टैनली को एक पेड़ से बांधकर जेनिफर उसे कैमरा में शूट कर रही थी। यानी कि जैसा स्टैनली ने उसके साथ किया था ठीक वैसा ही वह भी उसे एहसास कराना चाहती थी। वह एक मरे हुए चूहे को स्टैनली के मुंह में घुसा देती है और उसके बाद फिश को पकड़ने वाले कांटे को स्टैनली के पलकों में घुसाकर उसका दूसरा छोर पेड़ पर लगे हुए कील पर बांध देती है, जिससे अगर स्टैनली जरा सा भी हिले तो उसकी पलकें फट जाए। फिर वह एक मछली को काटकर उसके अंदर के पार्ट्स को स्टैनली के मुंह पर लगा देती है ताकि उसकी स्मेल से चील कौवे वहां पर आ जाए और स्टैनली को नोच नोच कर खा जाए। अब बारी थी एंडी की। वह एंडी को बार बार पानी में डुबो रही थी जैसा कि एंडी ने उसके साथ पहले किया था। वह दोनों यानी कि एंडी और स्टैनली जेनिफर से माफी मांग रहे थे कि प्लीज हमें छोड़ दो। तभी जेनिफर बोलती है मैं भी तुम्हें उस समय कह रही थी प्लीज मुझे जाने दो, तो तुमने वैसा उस समय नहीं किया। बेबस लाचार लड़की पर अत्याचार कर रहे थे, उस पर अपनी मर्दानगी दिखा रहे थे। वो समय तुम्हारा था पर ये समय अब मेरा है। इसके बाद जेनिफर एंडी के बाथटब में एसिड डाल देती है। एंडी जिस लकड़ी के 2 टुकड़ों पर लेटा हुआ था उसके आगे वाले टुकड़े को निकाल देती है जिससे एंडी का बैलेंस बिगड़े और वह बाथटब में गिरे। ऐसा ही होता है, एंडी उस बाथटब में गिरता है। बाथटब में एसिड होने के कारण एंडी का धीरे धीरे करके
पूरा शरीर गलने लगता है। दूसरी तरफ स्टैनली को कौवों को झुंड ने नोच नोच कर उसकी जान ले लेता है। इधर एंडी का शरीर कुछ इस तरीके का हो जाता है। अब बारी थी शेरिफ और जॉनी की। मैथ्यू तो वैसे भी जेनिफर के ही कब्जे में था। जेनिफर एक अट्रैक्टिव ड्रेस पहनकर उस पेट्रोल पंप पर जाती है जहां पर वह मूवी के शुरुआत में गाड़ी में पेट्रोल भरवाने आई थी। जॉनी जब वहां पर आता है तो उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। उसे उस जगह पर लेकर जाती है जहां पर एंडी मारा गया था। जॉनी के हाथों को ऊपर टांग कर बांध देती है। फिर जॉनी के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने लगती है जैसा कि जॉनी ने उसके साथ में किया था। जैसे कि जॉनी ने उसे दांत दिखाने के लिए बोला था, जेनिफर भी उसे दांत दिखाने के लिए बोलती है। उसके बाद वह जॉनी के पूरे दांतों को उखाड़ देती है। फिर जॉनी के पूरे कपड़े उतार कर घास काटने वाले हथियार से उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है और उसके मुंह में घुसा देती है। असहनीय दर्द के कारण जॉनी की मौत हो जाती है। अब बचा था तो सिर्फ शेरिफ। जेनिफर शेरिफ की बेटी की नई स्कूल टीचर बनकर उसके घर जाती है और फोन पर शेरिफ से बात करती है। जेनिफर से बातें करके शेरिफ बौखला जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जेनिफर अब उसके साथ कुछ गलत करने वाली है। शेरिफ जब तक घर आता है तब तक जेनिफर उसकी बेटी को लेकर जा चुकी थी। तब शेरिफ गार्डन में जाता है उसे ढूंढने के लिए। जेनिफर चुपके से शेरिफ की गाड़ी में बैठ जाती है, उसे भी मारकर बेहोश कर देती है और जब शेरिफ की आंख खुलती है तब शेरिफ को लेटाकर उसके पिछवाड़े में शॉटगन घुसाकर अंदर बाहर करती है, जैसा कि शेरिफ ने रेप के समय उसके साथ किया था। इससे अत्यधिक दर्द के कारण शेरिफ चिल्लाने लगता है। फिर जेनिफर उस शॉटगन के ट्रिगर को रस्सी के एक सिरे से बांध देती है। रस्सी का दूसरा सिरा शेरिफ के ठीक सामने बैठे मैथ्यू के हाथों में बांध देती है ताकि जैसे ही मैथ्यू होश में आए और अपना हाथ हिलाए वैसे ही गोली चल जाए और गोली शेरिफ के बॉडी से होते हुए मैथ्यू को लग जाए। यानी कि वह गोली से 2 शिकार करना चाहती थी। इसके बाद जेनिफर घर के बाहर बैठ जाती है। मैथ्यू के उठते ही गोली चल जाती है और एक गोली से दोनों ही मारे जाते हैं जैसा कि वह चाहती थी। इस तरह से जेनिफर अपने साथ हुए अत्याचार का बदला बहुत ही चालाकी और सूझबूझ से लिया। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बहुत से लोग अपने पद, पैसे और शक्ति के घमंड में लीन होकर अपने से कमजोर लोगों पर जुल्म और अत्याचार करते हैं, पर ये लोग यह भूल जाते हैं कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। वह हर एक इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर देता है, वो चाहे अच्छा हो या फिर बुरा, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आशा करता हूँ आप सभी को इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा देना ताकि जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।